हम लोग बात कर चुके हैं कि नेपोलियन कैसे ख़त्म हुआ, कैसे मैटरनिक सिस्टम आया, है ना। और ये तुम लोग को बोला गया ये चीज़ कि कैसे इसका जर्मनी तक इसका प्रभाव पड़ा, इसका इफेक्ट्स हुआ, है ना। तो देखेंगे हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें। देख लो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी को यूनिफाई करने में, यानी कि जर्मनी एक जो कंट्री बना है, क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स, क्या पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड क्या है इसका, नंबर 1। दूसरा पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन प्रोसीडेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन जर्मनी, यानी कि इकोनॉमिक जो यूनिफिकेशन हुआ है कहीं ना कहीं यही जाकर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, यानी कि जब कोई देश रईस होगा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी होगा, जेब में पैसा डाल दोगे तो पॉलिटिकली अवेयर भी हो जाओगे, वही चीज़, ठीक है। तीसरा देखो जोल्वेरिन का, जो बताए थे ना, जोल्वेरिन का बहुत बड़ा रोल है जर्मनी को यूनिफाई करने में। उसका बिस्मार्क का बताओ क्या बोले, बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल है। बिस्मार्क तो हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है बिस्मार्क का, जो करने से पहले बोल दिए थे तुम लोग को। उसका देखो बिस्मार्क अकम्प्लिश्ड द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन बाय पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बाबू ब्लड एंड आयरन से, यानी कि समझ रहे हो, मार दो, यूनिफाई करना है कंट्री को, आयरन हैंडेड, समझ रहे ना। कोई क्या होता है 10 आदमी मरेगा 20 आदमी मरेगा, आई डोंट केयर, कंट्री एक होना चाहिए। मिलिट्री मोबिलाइजेशन जो अमेरिका लिया था, इसको बोलते यही पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड रेन। बहा दो खून, नदियाँ बहा दो, इट्स डजंट मैटर, कंट्री एक होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, हद लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्री को एक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये, मगर ये डिफरेंट है, नेपोलियन से डिफरेंट है। और यही जर्मनी बाद में जाके एडोल्फ हिटलर और ऊपर खींच दिया जाके, समझो। यानी कि एडोल्फ हिटलर से पहले भी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर आ चुके थे जर्मनी में, और एडोल्फ हिटलर से लाख गुना अच्छे थे बिस्मार्क, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने जो मासाकार किया है वो तो कम से कम नहीं किए थे। ये थी कि ज़्यादा तुम बोलोगे, कंट्री विरोधी बोलोगे तो बाबू खत्म कर देंगे, जो बात है। हाँ ठीक है ना, यानी कि देश जब बना रहे हैं तो बाबू ज़्यादा कहाँ तवज्जो देंगे हम सबको। कंट्री एक बनाना है, किसी तरह हमको बनाना है। ये तो कंट्री इतना भाग में टूटा है, नेपोलियन ने थोड़ा हेल्प कर दिया उसको कंबाइन करने में, और इसको फिर 39 स्टेट को फिर रिकम्पाइल करके एक स्टेट बनाएंगे ना, समझे ना। तो ये इसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। डिप्लोमेटिक, देखो गजब बात है ना, ये डिप्लोमेट भी बहुत बड़े थे। स्ट्रेटेजिक रोल था बिस्मार्क का, पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क पे ही केंद्र है, समझ लो। बिस्मार्क वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटिस्ट एंड ही इज बिलीव्ड इन रियल पॉलिटिक्स। बाबू रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे, ये नहीं है बाबू, सब गणित जानते थे अंदर का, नहीं ना। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था इनका, समझ रहे हो ना। यानी कि बहुत तेज दिमाग, जहां मौका मिला वहां यूज कर लिए किसी को, कंट्री को वो करने के लिए। यानी कि बहुत चतुर थे, बहुत स्ट्रेटेजिस्ट वाले आइडिया वाले आदमी थे। क्यों थे तो मैं बताऊंगा, दंग रह जाओगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इनका माइंड देखना, ये कैसे इन्होंने टैकल किया, जबकि बहुत क्राइसिस था। जैसे हर्षवर्धन जो बताते हैं कभी, हाँ तुम लोग को बताया जाता है एंशिएंट इंडिया में, हाँ हर्षवर्धन भी ऐसे ही थे कुछ। इतना दिक्कत था, इतना यातना था, फिर भी वो एक कनौज को कैपिटल बना कर रखे थे, साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बना कर रखे थे। उसके बाद प्रोसेस देखेंगे किस स्टेज में जर्मनी यूनिफाई हुआ। आई होप सो ये तुम लोग को 8 इश्यूज समझ में आ गया होगा। यही 8 इश्यूज पे हमको क्या पढ़ना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का टॉपिक कवर करना है। देखो बाबू अब स्थिति देखो, और लास्ट वन सॉरी 9th वन भी होगा कि जर्मनी का हर एक यूनिफिकेशन क्या है, बिल्कुल सी बात है, ये इटली पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। ठीक है, अब देखो जर्मनी का स्थिति देखो, जर्मनी एक दे दिए हैं तुम्हारा, वहाँ पे देखते रहना, वहाँ पे अंकित तुम देखते रहना वहाँ पे। जर्मनी बाबू एक समय में बताए थे कि अलग अलग सोर्स में अलग अलग जानकारी है, ये 300 स्टेट्स में था, ठीक है, छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड था। नेपोलियन आया, इसको रिकम्पाइल करके 29 स्टेट्स में बना दिया, ठीक है। वही ऊपर लिखा गया कि जर्मनी फ्रेगमेंटेड था नेपोलियन आने से पहले, यानी कि 300 स्टेट्स में था। जैसे नेपोलियन आया वो 300 स्टेट्स, इसको 29 स्टेट्स में बनाया। मतलब मैटरनिक सिस्टम लगा, मैं तुम्हारी जानकारी में, तुम्हारे नॉलेज में ऐड करना चाहता हूँ। जब मैटरनिक सिस्टम आया तो वो तो फिर से बैक ले जा रहा है सबको, उन लोगों को पता नहीं था कि ये 300 स्टेट्स कैसा था पहले, इसलिए ये 29 स्टेट को छोड़ दिया। यानी कि सॉरी 39 स्टेट को, 39 है कि 29 है, ठीक है, इट्स फाइन, अभी पता चल जाएगा। देखो ये जो तुम्हारे कम स्टेट्स है इसको क्या किया, छोड़ दिया गया, 29 है एक्चुअली, गलती से बोल दिया।
ये स्टेट को छोड़ दिया गया, छोड़ दो 29 स्टेट्स ही रहेगा, समझे ना, क्योंकि पता नहीं कर पाया कि 300 स्टेट्स कितना था, समझे, उसको जानकारी नहीं था 300 स्टेट्स के बारे में। बॉर्बन डायनेस्टी फिर से कर दिया गया फ्रांस में, सब जगह फिर से किंग लगा दिया गया। वहाँ जर्मनी का यानी कि जो बीज बो दिया गया वो नेपोलियन ने बो दिया था, उसको फिर से बैक नहीं ले जा पाया ये लोग, मैनेजमेंट सिस्टम भी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या हुआ, ये इसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहे हैं, जब आया ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्यों बोले ना, नेपोलियनिक जो कोड हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ था, यानी कि किसी भी कंट्री में विद्रोह होगा या किसी भी कंट्री में यूनिफाइड होगा तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना। गांव का भी यूनिफाई हो सकता है क्या, उसके लिए पैसा चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत पैसा लगता है, समझा। अब देखो जर्मनी का स्थिति क्या था। पहले जर्मनी को ऑस्ट्रियन एम्पायर होल्ड करके रखा था। मैंने बोला था तुमको कि यूरोप में बहुत बड़ा रोल था तुम्हारा ऑस्ट्रियन का। तो शुरू में क्या था कि ऑस्ट्रियन एम्पायर था और कुछ कुछ पार्ट फ्रांस भी इसको ऑक्युपाई करके रखा था शुरू में, ठीक है। जैसे ही नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन एम्पायर को खत्म कर दिया और पूरा साम्राज्य अपने अंदर रख लिया, समझे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रियन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था और फ्रांस ने इसको फ्रांस का भी कुछ हिस्सा था। हाँ, फ्रांस भी अपना कुछ साम्राज्य, बॉर्बन डायनेस्टी भी कुछ साम्राज्य रखा था जर्मनी पे, अभी जो देखते हो। बाद में जो नेपोलियन जो राइज किया है फ्रांस से, वो ऑस्ट्रियन एम्पायर को खत्म करके अपना साम्राज्य बना लिया जर्मनी पे। यही कारण है कि 300 स्टेट्स को 29 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं जानते हो कि वियना कांग्रेस जो तुम्हारा जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली का हुआ था, उसमें नेपोलियन खत्म कर दिया गया। तो यानी कि इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है यूनिफिकेशन में, जर्मनी का यूनिफिकेशन में, क्योंकि 300 स्टेट्स को आप 29 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिए। मजाक चीज़ तो नहीं है, आपने पहले ही बीज बो दिया कि इतना बड़ा विशाल 30 स्टेट्स भी इतना कम कंपाइल होकर हो सकता है, छोटा हो सकता है, समझे। मगर नेपोलियन का डिफीट हुआ तो तुम्हारा रिस्टोर कर लिया गया, मगर ये चीज़ पता नहीं कर पाया कि 300 स्टेट्स में था कि नहीं था, यानी कि वो जस का तस रह गया था, यानी कि बीज बो दिया गया। देखो अब यही चीज़ तुम लोग को बताया जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन में, मूवमेंट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन बिगेन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 का, क्योंकि 1848 में रिवोल्यूशन हो गया वहाँ पे, वो बिल्कुल बजेगा जर्मनी में भी। जब फ्रांस हो सकता है एक कंट्री, तो हम काहे नहीं हो सकते हैं, देख रहे हो। तो अब 1848 का तो हर एक जगह जाएगा, इटली में भी जाएगा आस्ते आस्ते, और जर्मनी बगल में सटा हुआ है फ्रांस का, देख लो जाके, तो जाएगा, ठीक है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क करेंगे, बेड़ा उठाएंगे। और ये क्या, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जर्मनी यूनिफिकेशन की। और जर्मनी क्या हुआ, एज ए यूनिफाइड नेशन 1871 में बना है। क्यों? अभी वार लड़ेगा ये, अभी दुख झेलेगा ये, समय लगेगा इसको, 1871 में जाकर हो जाता है। अब देख लो बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को समझने के लिए कि जर्मनी यूनिफिकेशन में नेपोलियन का रोल जान ही रहे हो तुम लोग, है ना। अब देखो जर्मनी में ना एक स्टेट है, प्रसिया स्टेट है, प्रसिया एक जगह का नाम है। जैसे कि हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश है ना, जैसे हमारे इंडिया में महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र कितना पावरफुल है इकोनॉमी में, तो प्रसिया भी इकोनॉमी में बहुत पावरफुल था और यही बिगुल बजाया है। अब प्रसिया से ही तुम्हारा बिस्मार्क साहब थे, और ये अलग अलग स्टेट्स है। अभी जर्मनी का कोई कल्पना नहीं किया कि एक जर्मनी हो सकता है, अलग अलग डिवाइडेड है। तो वही बोला कि तुम्हारा पर्सिया क्या है कि लार्जेस्ट स्टेट था जर्मनी का उस समय का, समझे। और यहाँ पे जोलोवेरिन का बहुत बड़ा रोल था, वही कस्टम यूनियन का। जोलोवेरिन मतलब क्या कि रईस यूनियन है, पैसा होगा, ठीक है। और जो कि बहुत पहले तुम्हारा वही कस्टम यूनियन है या इकोनॉमिक यूनियन कह सकते हो, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1819 में। और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये प्रसिया का भविष्य देख रहा था। फिलोसोफर एक से एक फिलोसोफर आए हैं जर्मनी को यूनिफाई कर। देखते हो फ्रांस को यूनिफाई किया गया, फ्रांस रेवोल्यूशन में देखते हो किस तरह रूसो और मोंटेस्क्यू को हुआ है, तो इनका भी होगा। तो ये बार गुरुजी आ जाएंगे कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में हर समय चर्चा करते हैं हम। गुरुजी आएंगे कार्ल मार्क्स। जर्मनी इन्होंने बताया, इन्होंने जो शोषण, जो वर्किंग क्लास के ऊपर जो शोषण होता है, इसके बारे में हाईलाइट किया इन्होंने, लोगों को जानकारी हुआ, समझे। और भी बहुत सारे थे। अब इसमें बिस्मार्क, यस, रोल ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क चाहते थे कि हम पर्शियन आर्मी को जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना आसानी से हम जर्मनी को यूनिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद कमांडर थे, खुद बड़े पोस्ट पे थे। और जोलोवेरिन से हेल्प हुआ पैसा रुपया से, और अपना पर्शियन आर्मी को स्ट्रांग करते गए। स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन का घेर लेंगे और कंट्री एक बना देंगे, है ना। देखो यहीं से बिगुल बजा दी यहीं हो। और ये जानते ही हो
कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 का हुआ था और बाद में 1830 हुआ था, 1848 हुआ था, ये कहीं ना कहीं प्रेरणा दिया जर्मनी को कि हम भी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को रख सकते हैं, यानी कि हम भी एक नेशनल स्टेट बन सकते हैं। तो समझ रहे, यानी कि ये फैक्टर्स जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। तो पहला जो टॉपिक है कॉजेस, फैक्टर्स, बैकग्राउंड, यही बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है जर्मनी यूनिफिकेशन का, समझे ना। ये अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी, अब देखो क्यों ना हो जर्मनी में, तो मैंने तो बोला था कि फ्रांस से जर्मनी लाया था, कौन लाए थे, नेपोलियन लाए थे, बहुत पहले ही बात की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, याद करो। तो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे भी हो रहा होगा। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो बाबू पैसा रुपया आता है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। जब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होगा तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा, जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा तो मिलिट्री स्ट्रेंथ होगा। यानी कि देख रहे हो यूनियन सिचुएशन है ना, यानी कि जर्मनी आ गया अपना उस पर पावर में आ गया। यस, अब सही लोहा गर्म है, मार दो, समझ रहे हो ना। यानी कि समय को देख के करना होता है। जैसे तुम लोग 2-3 साल तैयारी करोगे, यस अब खोपड़ी गर्म हो गया, एग्जाम दे दो, ठीक है ना। और जब हीटेड रहेगा निकल जाएगा, स्विंग करके निकल जाएगा, यूनिफाई कर लेगा अपने आप को। इसलिए अब बिस्मार्क क्या है, लीडिंग पर्सिया, पर्सिया को लीड कर रहे थे, वैसे ही जैसे लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लिए। बिस्मार्क से कंपेयर किया था तो बड़ा बात है। देखो ऊपर क्या वर्ड पढ़ा है कि जर्मनी यूनिफाइड नेशन बन गया बाबू 1871 में, ठीक है। अब उसके बाद देखो डी पॉइंट देखो उसका, जर्मनी बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन यूरोप। यूनिफाइड हो गया था बाबू, बहुत ऊपर चला गया, समझे, और डोमिनेंट हो गया, यानी कि यूरोप का पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा होने लगा जर्मनी का भी। अब देखो फैक्टर्स वही बता चुके हैं, क्या क्या फैक्टर्स है। रोल ऑफ नेपोलियन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। नेपोलियन ने ऑस्ट्रो पर्शियन जो फोर्सेस थे, हाँ, जो पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर थे उसको क्रश कर दिया और अपना रूल जमा दिया। जो किंग थे ऑस्ट्रिया का और जो होली एम्पायर का, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। और मोर देन 300 स्टेट जो थे उसको एमलगेट करके, कंबाइन करके 29 नहीं है, सॉरी 39 स्टेट्स है, ठीक है। इट्स ओके, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझे ना। यही बोलेंगे हम अब 39 स्टेट्स में देख ले हो ना कैसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हम, ताकि बिस्मार्क का पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सही है, बस बात खत्म। समझ रहे हो ना, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, बोलते बोलते होगा, होना चाहिए, हाँ ठीक है ना। हम बोले कि आ जाएगा, उस दिन उसमें बोले थे ना आ जाएगा नोट्स में, डोंट वरी फॉर दैट। कितना चीज़ हम याद रखेंगे। देखो तो क्या है, अब देख रहे हो आस्ते आस्ते, तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, जो तुम्हारा माइंड मैप में 29 है उसको सुधार के 39 लिख लोगे, ताकि यूट्यूब पे जो भी बच्चे लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को लिंक कर पाएंगे। अब सो समझ में आ गया होगा, यानी कि 300 से क्या किए 39 स्टेट्स में कर दिया। अब देखो नेपोलियन ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, राइन कन्फेडरेशन बनाया। राइन मतलब जगह का कन्फेडरेशन बनाया आफ्टर कन्क्वेरिंग, एंड ही इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। नए रिफॉर्म, वही नेपोलियन कोड लगाया 1804 का, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया, समझे। और ये कॉन्फेडरेशन मतलब देखो तुम लोगों को सिंपल, कॉन्फेडरेशन मतलब ग्रुप होता है, ठीक है ना, वही लिखे थे वहाँ पे बच्चे लोगों को समझाने के लिए। वहाँ पे ये देखो, ही इस्टेब्लिश फ्री ट्रेड मूवमेंट, फ्री ट्रेड करवा दिया शुरू में, बाद में ना तुम्हारा 1816 के आसपास तुम्हारा वो किया गया है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया गया है। ये क्या किया, फ्री ट्रेड मूवमेंट करवा दिए, और इससे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ। यानी कि जर्मनी देख रहे हो, जर्मनी में तो बीज बो दिया गया, मोबिलिटी होना चाहिए। यदि भारत में ट्रेन होता ही नहीं बाबू, हाँ रेलवे होता ही नहीं, तो कहाँ से बिगुल बच पाता। यानी कि तुम्हारा देश का अवेयरनेस फैलाने के लिए मोबिलिटी होना चाहिए, और नेपोलियन ने कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेस्ट कर दिया था, समझे। बिल्कुल, ट्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पढ़ाएंगे, मॉडर्न इंडिया भी इसी तरह पढ़ा देंगे, एक के बार से पार्ट खत्म कर देंगे उसको भी, समझे, डोंट वरी फॉर दैट। देखो बिकॉज ऑफ नेपोलियन, ये आइडियाज़ फ्रेंच, शुरू में तो फ्रेंच आइडियाज़ तो फैलाया है वो, बाद में ना बनाया वो, और इससे नेशनलिज्म का बाबू जो बीज, इनिशियल बीज बो दिया गया था। बाद में यही लोग फिर अटैक किया फ्रांस, उसको, नेपोलियन को, मगर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो डाला है शुरू में कि हम ही तो है लिबरेटर, फ्रांस को हम ही है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फैलाने वाला, हमको स्वीकार करिए। स्वीकार कर दिया जर्मनी ने, बाद में नहीं तानाशाह बना है, मगर जर्मनी तो वो स्वाद चख लिया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का, यानी कि नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये तो बुद्धि डेवलप्ड हो गया ना उन लोग को, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जर्मन यूनिफिकेशन में। अब देखो फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल जो भी ग्रुप्स रहे हैं 1800 शताब्दी में,
ठीक है। रिनाउंड फिलोसोफर आए हैं, स्कॉलर्स आए हैं जो कि क्या किए हैं, इंटेलेक्चुअल लाइफ यानी कि नए सोच को एक नया दिशा दिए हैं, समझे। और उसमें से तुम्हारा बहुत सारे फिलोसोफर थे, ठीक है। और ये क्या बोलना शुरू किया कि क्या है मैटेनिक, बताओ कंट्री इतना आगे रिनांसा हुआ, काउंटर रिफॉर्मेशन इतना कुछ हो गया, ये फिर से मेडिएवल पहुंचा दिए। तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फिलोसोफर लोग अपने राइटिंग्स के द्वारा। उसमें हेगल थे, हाइडेनबर्ग थे, हार्डर थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, कार्ल मार्क्स भी थे। और ये बोले कि और इन्होंने रियल पिक्चर दिखाया इंपीरियलिस्ट फोर्स का, जो दबाना चाह रहा है कंट्री को बाहर से, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स है, कुछ ही आदमी जो पूरा सत्ता को कब्जा कर बैठा हुआ है, उसके बारे में भेद खोल रहे हैं राइटिंग्स के द्वारा, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ये जर्मन लैंग्वेज को ग्लोरीफाई कर दे के देखिए कितना अच्छा जर्मन लैंग्वेज है हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हो तो हिंदी तुरंत या दिमाग में आ जाता है ना, एटलीस्ट गंजेटिक प्लेन के लिए। नीचे तो और दूसरा समीकरण है। तो क्या हुआ कि इन्होंने जर्मन लैंग्वेज को यूनिफाइड किया, जर्मन कल्चर को यूनिफाइड किया, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जर्मन के अंदर आ सके। याद करो यही नहीं हुआ है पहले भी, रिनांसास में भी यही हुआ। रिनांसास में दो लिटरेचर तुमको बताया गया था, एक तुमको जो पहले वाला जो था रोमन एम्पायर वाला जो लिटरेचर था ग्रीक और लैटिन में, और बाद वाला जो रिनांसास लिटरेचर था, ये रिवाइव किया कि नहीं किया। ये रिवाइव किस लिए किया जाता है अंकित, लोगों को बाइंड करने के लिए, लोगों को लगे कि यस हमारा सभ्यता वो था। आज तुमको वेद और उपनिषद का बताते हैं तो कितना तुम लोग खुश हो जाता है कि यस हमारे पूर्वज ने ये किया था। हाँ तो कंबाइन, बिल्कुल कनेक्टिविटी, इमोशंस को कनेक्ट करने का तरीका है। और इसे जर्मन में कॉन्फिडेंस हुआ और प्यार मोहब्बत भरा अपने कंट्री के लिए। आज का है हम बोलते एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जब एक भारत श्रेष्ठ भारत है और तुम नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं जानता, तुम साउथ को ही नहीं जानता, तो काहे का एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ प्यार के लिए मतलब देश का मोहब्बत ये है कि हम अपना देश को जानते हैं, इससे बेस्ट क्या हो सकता है राष्ट्रवाद। इसलिए कल की क्लास में बाबू लोग को आके बैठना है। देखो दे इंटेंसिफाइड द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द मासेस में बाबू क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग्स झरने लगा। तो समझिए फिलोसोफर का रोल बहुत बड़ा, नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल, फिलोसोफर का बहुत बड़ा रोल। उसके बाद देखो यूरोपियन रिवोल्यूशन, ये तो प्रेरणा दिया ही 1830 का और 1848 का, केवल ये फ्रांस के लिए नहीं था, ये यूरोप के लिए था। इसलिए यूरोप का लिखे थे, तुम देख रहे हो ना सभी चीज़। अंकित कंसंट्रेट करो, ठीक है। और इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है मेटेनिक सिस्टम को एलिमिनेट करने में। बताए तो थे ये चीज़, 1830 में मेटेनिक सिस्टम खत्म कर दिया, मैं फेल कर गया फ्रेंच रिवोल्यूशन में। 1848 में तो सक्सेस हुआ है, तो मेटेनिक सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम उसको ख़त्म किया है। रिवोल्यूशन 18 में भले ही फेल हो गया, मगर कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड बना है 1848 के लिए, समझे ना। रिवोल्यूशन देख लो, अमेरिकन रिवोल्यूशन, पहला में हार गए, दूसरा में हार गए, सराटोगा में तो जीते थे। यही होता है हारने का पहला अटेम्प्ट सिविल सर्विस में फ्लॉप कर गया, सेकंड अटेम्प्ट फ्लॉप कर गया, तीसरा कर गया, चौथा में पास कर जाएगा। बाबू इतिहास एक बार में नहीं बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लगता है तुम लोग को फ्री में मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है फ्री में इस दुनिया में, यहाँ झपटना पड़ता है, समझ रहे हैं अंकित, यहाँ लड़ना पड़ता है इस दुनिया में। हिस्ट्री गवाह इस चीज़ के लिए, किसी को भी कुछ नहीं मिला है संसार में जब तक उसने लड़ा नहीं है। यही देखो एग्जाम्पल है, वेना ऑर्डर खत्म हो गया दिखता है, और नेशनलिज्म का विक्ट्री हो गया, डेमोक्रेसी का विक्ट्री हो गया, संविधान से रूल चलेगा, लिबर्टी को अप्रूव कर दिया गया 1848, और बस फ्रांस रिवोल्यूशन हो गया, प्रेरणा मिलेगा कमल, बस मिल गया प्रेरणा। उसका देखो रोल ऑफ जोलोविन और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, बोले ना पर्सिया वाला, उस समय बोले थे जोलोविन जो तुम्हारा था, देखो स्पेलिंग गलत है इसमें, तुम लोग देख लेना, नोट्स भेजेंगे ना तो ये स्पेलिंग सब गलत है, बहुत सारा स्पेलिंग गलत है, समझे। 1819 में 1819 में ये किया गया, बनाया गया, और प्रसिया एक मेंबर था जोलोविन का। प्रसिया एक स्टेट है जो मेंबर है जोलोविन यूनियन का। क्यों यूनियन, कस्टम यूनियन है ये। जैसे कि अब यूरोपियन यूनियन का बात करते हैं तो इंग्लैंड एक मेंबर था पहले, अब तो खत्म हो गया, स्पेन है, ग्रीस है, इटली है कि नहीं मेंबर। तो जोलोविन भी एक बहुत सारे स्टेट्स को लेके एक बहुत पावरफुल ब्लॉक था, और पावरफुल ब्लॉक में पर्सिया भी सबसे पावरफुल एक स्टेट था जोलोविन यूनियन के अंदर। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। उसका बाद जोलोविन बिलीव करता था फ्री ट्रेड क्यों ना करे, बढ़िया का सिस्टम है। यूरोपियन ट्रेड क्या करेगा, फ्री ट्रेड होगा तो पैसा ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। ये फ्री ट्रेड में बिलीव करता था, और ये बोलता था कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स है वो ख़त्म करो, और एक यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए कंट्री में, मतलब उस स्टेट में। अभी तो 39 स्टेट्स, एक कंट्री तो बना नहीं है,
हमारा एक कंट्री यदि बना लिया तो काहे का दिक्कत, आराम से मोबिलाइज होगा। हमको बिहार से जाने में, केरल जाने में क्या दिक्कत है, ट्रेन में बैठ जाएंगे, हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, उतर जाएंगे, काहे का वीजा मांगेगा, हम तो एक कंट्री का आदमी है। तो एक कंट्री होने में बहुत फायदा है ना। अब देखो मान लो कि एक बार श्रेष्ठ भारत से उल्टा हो जाए तो कितना बड़ा दिक्कत होगा। कैन यू बिलीव इट। पंजाब में तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, जब पंजाब का इशू प्रोटेस्ट चल रहा था, देखो गंदा पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, इतना ही पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसान को आपने कर दिया कि खालिस्तान का इशू लेके जी रहा है वो, है ना। अब किसान का क्या कहना है पता है, सब तो सिखी लोग हैं मैक्सिमम, वो क्या बोलते हैं कि हम तो भारत से अलग होना ही नहीं चाहेंगे। कैसे अलग हो जाएंगे, हमारा तो सबसे बड़ा धर्म स्थल पंजाब के बाद कोई है तो बिहार है, पटना साहिब है, यानी कि हम पटना साहिब जाने के लिए वीजा लेंगे, कितना बड़ा दलील है, सोच रहे हो। आर यू गेटिंग मी। और ये लोग अपने गुरुद्वारा के लिए कुछ भी कर सकता है बाबू, समझे, अपने धर्म के लिए, सिखिज्म के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना पगड़ी भी कुर्बान कर सकता है। इतने मोरल और एथिकल होते हैं सिख वाले लोग सब, ठीक है। सिख मेरे दोस्त भी है, मित्र भी है, और दिल्ली में पूरा सिख भरा हुआ है, समझे, बहुत एथिकल होते हैं बाबू। लंगर में यहाँ की तरह आदमी लोग नहीं है कि खाना खिला दिया तुमको और जाकर पूरा मुंह बना के चल दिया, नहीं, प्यार से खिलाते हैं, सम्मान से। क्यों, क्योंकि ये जो ह्यूमन सर्विस जो करते हैं ना, बता चुके हैं तुमको सिखिज्म में, हम खालसा के बारे में बता चुके हैं, तो समझो उस चीज़ से। इतने एथिकल आदमी हैं आप, क्यों इशू ऑफ खालिस्तान में आए बात, वहाँ पे गलत बात है, गलत बात है। पॉलिटिक्स करिए मगर आप एक कौम को पॉलिटिक्साइज मत करिए, समझे बात को। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी समझाने का प्रयास था। जोलेबरिन देखो, सी देखो, वाज बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस। अब जो जोलेबरिन का जो यूनियन था, क्या था कि आपको फ्री करो, ट्रेड करो, जितना व्यापार करेंगे उतना बढ़ेगा, उतना समृद्धि होगा सबको। ऑस्ट्रिया डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जोलेबरिन एंड हेंस शी वाज नॉट द मेंबर। और जो ऑस्ट्रिया था बगल का, वो जोलेबरिन का समझाया है, झुटपुटिया है, नहीं समझा। हमारा क्या भरोसा, वो इतना आगे निकल जाएगा राइज करके, इसलिए उसका मेंबर नहीं बना। जैसे देखो अभी यूरोपियन यूनियन में 29 स्टेट्स था पहले, अभी 28 हो गया। तो एक तरह से कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो कि इसने भी यूरोपियन यूनियन नहीं समझा, वो निकल गया। इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, हालांकि गणित और कुछ है, मैं मतलब बताना चाहता हूँ। तो ऑन द सिमिलर लाइन ऑस्ट्रेलिया ने भी जोलेबरिन का ताकत नहीं समझा, क्या है का फ्री ट्रेड, क्या है, हम तो पावरफुल है, छोड़ो यार, नहीं समझा वो। यही बात वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ जोलेबरिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन जर्मनी। ये जोलेबरिन जितना आगे बढ़ा, जितना फ्री ट्रेड हुआ, जितना यूनियन समृद्ध होते गया, उतना ही यूनिफिकेशन के लिए एक बीज तैयार होते गया, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहीं से उठ के बिस्मार्क आया था और कंपाइल कर देते, समझे ना। एक तो ट्रेड हो गया, हमारा कस्टम एक्सचेंज हो ही गया है, हमारा कल्चर एक्सचेंज हो ही गया है। देखो आज दिल्ली को कितना जल्दी कनेक्ट कर लेते हो तुम लोग, क्योंकि हमारे बिहार के, यूपी के बहुत सारे लोग हैं, आराम जाओगे का भैया का हलवा, कितना आसानी से हो जाता है। मोबिलिटी, कल्चर, यस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, कल्चर को एक्सचेंज करवाता है ना। और ये वाइबल मटेरियल बना, और यही कारण है कि जर्मनी यूनिफाई हो गया। उसका देखो जोलेबरिन में पर्सिया बहुत पावरफुल बना और लीडर बन के आ गया जर्मन स्टेट्स के लिए, ये दिखाएगा, ये नेतृत्व करेगा जर्मनी को यूनिफाई करने में। पर्सिया बोले थे ना, पर्सिया बहुत पावरफुल मेंबर है जोलेबरिन का। पर्सिया वॉज एबल टू रेज अ ह्यूज आर्मी बिकॉज ऑफ जोलेबरिन। और पर्सिया अपना आर्मी खड़ा कर रहा है, बड़ा आर्मी खड़ा कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है जोलेबरिन यूनियन से, समझे। एंड फॉट फॉर द बैटल्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लिए वो युद्ध लड़ देगा जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। सक्सेस ऑफ जोलेबरिन लेड टू द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। और जितना जोलेबरिन बढ़ते गया उतना ही इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, पैसा आते गया तो तुम्हारा मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो तुमको ज़्यादा चांस है कंट्री को यूनिफाई करने में। और जब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ तो जाके अल्टीमेटली पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो होना ही है। पैसा है तो आराम से स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया मेरे पास। तो बात समझ में आया तुम लोग को कि क्या रोल है जोलेबरिन का। आगे देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, समझे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ था वो जर्मनी में भी तो आया। कौन लाए, अंकित कौन लाए, बिल्कुल बेल्जियम से फ्रांस लाए, फ्रांस से इधर लाए, यही ना बात है, नहीं ठीक है, शुरू में तो वहाँ से लाए हैं, इट्स फाइन। इंडस्ट्रियलाइजेशन अकर्ड रैपिडली। देखो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ
जर्मनी में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी भी जो है ना रिजर्व है कोल और आयरन का, पर्सिया। और जब रिजर्व है तो इंडस्ट्री तो इसी चीज़ पे टिका हुआ है, फॉसिल फ्यूल पे ही टिका हुआ था उस समय। अभी ना तुम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का बात करता है, आयरन और कोल मिल गया, इंडस्ट्री खड़ा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, पर्सिया वॉज लीडिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जर्मनी लिस्टेड इट्स नेम अमॉन्ग इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1860। और 1860 में वहाँ तक तो जर्मनी भी बहुत प्रोमिनेंट हो चुका था। यूके के आसपास आता था, जर्मनी भी आता था, यानी कि जर्मनी भी बहुत ऊपर जा चुका था बिकॉज ऑफ द जोलरविन। समझे? इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया, इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रहा है। विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हुआ, पैसा आता है ना जी इंडस्ट्री से। और जब ये हो गया तो जर्मन यूनिफिकेशन में काम आ जाएगा वो, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी को यूनिफाई करने में। अब आ तो गए जिसका इंतजार था। बिस्मार्क गुरुजी क्या किए हैं? देखो बिस्मार्क वॉज अपॉइंटेड एज अ पर्शियन चांसलर। उसको एक चांसलर, एक हेड बनाया गया, समझे, पर्सिया का। और उस समय कौन किंग थे? विलियम वन किंग थे, जॉर्ज। आगे किंग सिस्टम था जी ना, किंग इन था, मगर चांसलर देख रहा है गधा। तो क्या कि बिस्मार्क को अपॉइंट किया गया, लो बाबू तुम पर्शियन चांसलर है, तुम बहुत अच्छा कमांडर जनरल है, तुम एक काम करो, तुम इसका हेड रहेगा। जैसे हम गवर्नर अपॉइंट करते हैं ना स्टेट का, उस तरह चांसलर, वो भी गवर्नर ही है। अभी भी चांसलर वर्ड होता है। एंजेला मर्केल चांसलर है, वहाँ पीएम और ये सीएम या फिर प्रेसिडेंट का खिताब नहीं होता है, वहाँ डेजिग्नेशन होता है चांसलर। चांसलर सबसे हेड होता है। ये भी तुम कनेक्ट कर सकते हो कि चांसलर वर्ड कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है अभी तक। तो समझ सकते हो कि जर्मन जो किंग विलियम वन थे, ठीक है, उन्होंने अपॉइंट किया एज अ चांसलर किसको? बिस्मार्क को। कहाँ के लिए? पर्सिया के लिए। अभी आस्ते आस्ते सब उखाएंगे, देखते रहो। After becoming chancellor, he carried out several military reforms and he adopted the policy of blood and iron. जब ये बन गए मिलिट्री का, वो बन गए चांसलर, बन गए, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए। क्यों? जोलरविन मेंबर बहुत बड़ा है, पैसा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है ना। और पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन लगा दिया, कर दो, खून खून कर दो, कोई मतलब नहीं है, कंट्री एक कर देंगे। अब देखो यही समझो कि ब्लड का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब क्या होता है। देखो ब्लड का मतलब होता है वायलेंस और सेक्रीफाइस, और आयरन का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर। एंड दोनों का, ये दोनों ही वेपन्स बना है ताकि जो अपोनेंट्स है, जो अपने आप को लिबरल्स बोलता है और जो कंट्री एक करने में जो बाधा क्रिएट कर रहा है, कई लोग लिबरल्स लोग करते हैं ना, कहते हैं ना बुद्धिजीवी लोग आके बड़ा बड़ा डेमोक्रेसी का बात कर देगा, वो ग्राउंड रियलिटी में देखेगा तो खुद दबा रहा है अपने घर पे लोग को, बोलने का आदमी कुछ भी बोल दे, है ना। एक IAS अपना घर में पत्नी को ही मार रहा है। हाँ, ऐसा वीडियो लीक हुआ कि नहीं हुआ कुछ दिन पहले? अब बहुत न्यूज़ में आ रहा है ये सब वीडियो। तो कहा है कि तुम IAS का मतलब है कि तुमको डेमोक्रेसी के साथ काम करना चाहिए, और तुम पत्नी पे हाथ उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अफेयर दूसरे के साथ चल रहा है। बेटी में तो कहा है कि तुम IAS, कहा है कि तुम सिविल सर्वेंट, कहा है कि तुम डेमोक्रेट्स। समझ रहे हो बात को? इसलिए कई बार जो बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं वो कंट्री के लिए हिंडर पैदा कर देते हैं, हिंड्रेंस। समझे कोमल? हिंड्रेंस। तो वो क्या करना है, अपोनेंट जो लिबरल से उसको खत्म कर देंगे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से। हिज पॉलिसी वाज मिलिटरिस्टिक पॉलिसी, मिलिट्री वाला। विरोधी है, जाओ कुपचुम ले जाओ उसको, समझे, सुना दो उसको। He strongly believed that certain issues cannot be resolved by majority of votes. इनको समझ में आ गया कि बहुत सारा ऐसा इशू है जो आदमी के बात सुनने से नहीं होगा, मेजोरिटी वोट सुनने से नहीं होगा, उसको दबा दो। कंट्री को यूनिफाई करना है। और झूठ मूठ का जो पार्लियामेंट में स्पीच चलता है वो भाषणबाजी काम नहीं देता है, इसलिए तो बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल सोच वाले लोग, समझे ना। स्पीच में बोल देगा कि पार्लियामेंट में हर तरह का बात होता है, कितना आदमी को तुम समझेगा यार। यहीं क्लास में देखो, ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, कितना आदमी की बात हम समझेंगे। थोड़ा लिए और अपना बुद्धि, अगर किसी का पसंद नहीं आया क्रश कर दो, उसको बता दो। यही ना होना चाहिए, नहीं तो हर आदमी का सुनना शुरू कर दिया तो हो गया, फिर तो कंट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। और गेटिंग भी, ये भी आयरन एंड यही पॉलिसी से ही आगे बढ़ रहे थे कंट्री को यूनिफाई करने के लिए, समझे। तो देखो
फॉर सच कॉम्प्लेक्स इश्यू और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड। यदि कोई एकदम कॉम्प्लेक्स चीज है तो क्या चाहिए उसके लिए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। बिस्मार्क ने क्या किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाया और इन्होंने रेस किया कि यार लिबरल्स को खत्म करो यार, फालतू का परेशान कर रहा है ये। बिस्मार्क बिलीव डैट इन ऑर्डर टू कैरी आउट जर्मन यूनिफिकेशन पर्सिया शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। यदि हमको जर्मनी को यूनिफाई करना है, एक बनाना है, तो प्रसिया जो स्टेट है उसका, एक स्टेट जो बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है जिसका बहुत बड़ा रोल जर्मनी में भी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे, उसके आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके। यही होता है, ही फॉट अगेंस्ट द एनिमी, ताकि स्ट्रॉन्ग आर्मी, पर्सिया का स्ट्रॉन्ग आर्मी एनिमी को ख़त्म कर सके। एंड विलियम वन का भी यही ओपिनियन था। जब तुम्हारा किंग का ओपिनियन भी तुम्हारे से मैच कर जाता है तब सपोर्ट मिल जाता है, तुमको सपोर्ट मिल गया तुम और राइज करेगा। अरे मिलिट्री रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट, बिस्मार्क रिकॉग्नाइज द पर्सियन आर्मी टू कैरी आउट। और वही है, मिलिट्री रिफॉर्म्स हुआ, बिस्मार्क ने क्या किया, बोला ठीक है यही पर्सियन आर्मी है जो यूनिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। वही बोलते कि बिस्मार्क एक ग्रेट अपॉर्चुनिटिस्ट है। देखो वहाँ पे वर्ड भी लिख दे, चालाक है। कैसे क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया था, वो उतना बड़ा तेज आदमी है, रियल बिलीवर है रियल पॉलिटिक्स में, जो सही समीकरण है वो सब जानता है, क्लेवर है, फॉक्स के तरह चतुर। ये देखो इनके लिए कसीदे पढ़े जाते हैं, स्कॉलर इनके लिए कसीदे पढ़ते हैं इस तरह के। तो इतना एक फॉक्स की तरह, फॉक्स क्या होता है, लोमड़ी की तरह चतुर है और लायन की तरह ब्रेव है। किसी व्यक्तित्व को इतना बड़ा वर्ड दिया गया है, हम बोलेंगे समझो कि चलो हमारा बड़ाई करने का वो तरीका, इनको स्कॉलर देता है ये सब, बड़ा बात है। और देखो इन्होंने यही तो बोलते, देखो सेकेंड में पता चल जाएगा तुम लोग को, इन्होंने डिप्लोमेटिक रास्ता भी अपनाया, स्ट्रेटेजिक रास्ता भी अपनाया। डिप्लोमेट भी है, बात भी करके समझा रहे हैं, और साथ दिमाग भी कहाँ वार भी करना है, यानी कि सभी चीज़ का बैलेंस्ड है इनके पॉलिसी में। ही वॉज अवेयर ऑफ द रियल पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप, और ये अवेयर थे यूरोप का पावर बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इतना आसान नहीं है। और सबको घूर घूर के देख रहे हैं, यहाँ पे ये चाल चलेंगे, यहाँ पे ये चाल चलेंगे, सब पूरा बैठ के शतरंज खेल रहे हैं बैठ के। वही ना, अब तुमको बताएंगे इनका शतरंज देखोगे तो तुम हद हो जाओगे। अब आने वाला है, देखो देखो ये मज़ा आ जाएगा बाबू, इसमें बहुत बढ़िया सुनना, बहुत कंसंट्रेट करना इसमें। कैसे कोई कह सकता है कि इतना चतुर थे, इतना अपॉर्चुनिस्ट थे, ये जानेंगे। कंट्री एक दिन में नहीं बनता, उसको गुजरना होगा बहुत सारे फेजेस में। ये बहुत सारे फेजेस में कैसे अपना रोल प्ले किए है, नहीं बोलना, कोई मत बोलना अभी गलती से भी, बाद में बोलना जो तुम्हारे मन में है। देखो समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो क्या हुआ, कैसे ये कंट्री को साइड करते हैं। देखो प्रोसेस क्या है, देखो मैं तुमको बताना चाहूँगा सीरीज ऑफ इवेंट। देखो सीरीज ऑफ इवेंट क्या हुआ बाबू, तो यहाँ पे 3 सीरीज हुआ। एक वार अगेंस्ट डेनमार्क के अगेंस्ट वार हुआ है। देखो जर्मनी से सैंडविच है कि नहीं है डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री से नीचे डेनमार्क है, डेनमार्क से नीचे जर्मनी है, ठीक है। तो डेनमार्क से पहला वार हुआ इनका 1864 में, बताएंगे सभी को बताएंगे। फिर बैटल ऑफ सडोवा होता है जो कि 1866 में 2 साल बाद होता है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ सेडान होता है जो कि 1871 में होता है। अब इस बैटल में इनका चतुराई दिखेगा तुम लोग को कि कैसे इन्होंने बैटल में किया है। देखो जर्मनी के ऊपर खाली फिगर देखो, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, ठीक है। अब देखो बाबू डेनमार्क देखोगे डचीज है, यानी कि बहुत सारा तुम्हारा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है डेनमार्क का, देखोगे डेनमार्क से नीचे बहुत सारा डचीज है। देखो यहाँ पे आइलैंड है, होलिस्टियन आइलैंड भी है वहाँ पे, और भी बहुत सारा है, यानी कि डचीज है। डचीज मतलब क्या है कि यहाँ पे, मगर देखो यहाँ मैं बताता हूँ, देखो हमको जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये समझो, यहाँ पे देखो डेनमार्क है, और यहाँ पे बहुत सारा तुम्हारा बीच में तुम्हारा आइलैंड्स है, बीच में छोटे छोटे एरियाज है, यहाँ जर्मनी है, देख रहे हो। तो जो तुम्हारा डेनमार्क जो तुम्हारा है वहाँ पे आइलैंड्स है। मगर गजब बात है कि विथ पैसेज ऑफ टाइम डेनमार्क ट्राई टू कंट्रोल, और डेनमार्क चाहता है कि बाबू वो एरिया में कंट्रोल करे, जो छोटे छोटे एरिया में। मगर उस एरिया में क्या रह रहे हैं, उस एरिया में तुम्हारे जर्मन्स लोग रह रहे हैं। तो जहाँ जर्मन्स लोग रहेंगे चाहेंगे ना कि जर्मनी उसको रिकम्पाइल करे, है ना, क्योंकि हमारा भाषा बोलने वाला आदमी वो चाहेंगे कि हम जर्मनी में उसको लाए। हमारा डेनमार्क क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो यानी कि डेनमार्क के अगेंस्ट हमको युद्ध लड़ना होगा, तभी ना हम अपने उस एरिया को हम लाएंगे, जर्मनी के अंदर लाएंगे। ये सब एरिया से ऊपर वाला एरिया से जहाँ पे डेनमार्क का पूरा प्रकोप है, समझे, ये वाला एरिया जो कि अभी का जर्मनी में तुमको दिख जाता है।
देखो वही बोला जा रहा है कि विथ पैसेज ऑफ टाइम डेनमार्क ट्राई टू कंट्रोल, मगर ये जो डचीज है, छोटे छोटे एरिया है, उसमें पॉपुलेशन क्या है, जर्मन है, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इन्होंने हेल्प लिया, जर्मनी ने हेल्प लिया ऑस्ट्रिया का बोला कि सुनिए ना, हम आपको फेवर करेंगे, समझे, हम आपको फेवर करेंगे, हम आइए ना, हमारे साथ आइए। तो बोला ऑस्ट्रिया, बोला ठीक है। तो ऑस्ट्रिया से हेल्प लिया, समझिए कमर, ऑस्ट्रिया प्लस पर्सिया दोनों मिल गया और डेनमार्क को ख़त्म कर दिया, हरा दिया। और इसलिए बैटल डेनमार्क अगेंस्ट हुआ था 1864 में जीत गया, यानी कि वो लैंड अपने अंदर कर लिया। और देखो आफ्टर गेटिंग डचीज जर्मन बिस्मार्क लेड रेबिलियन टैक्टिक्स अगेंस्ट, अब जर्मन ऑस्ट्रिया से फायदा उठा लिया, अब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रेबल करेगा, उससे हेल्प ले लिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी तो कब्जा कर रखा है जर्मनी में, समझ रहे हो बात को। अब वो भूमिका तैयार कर रहा है कि ऑस्ट्रिया कैसे खत्म करे। तो ये बोला कि अब वो रेबिलियन टैक्टिक्स शुरू करेगा ऑस्ट्रिया का, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी क्या है, बहुत सारा जर्मनी का एरिया को कवर करके बैठा हुआ है, समझे। ऑस्ट्रिया अभी भी छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। देखो तो इसमें क्या है कि फ्रांस टेरिटरी पर्सिया हुआ। अब देखो अब देखो पहले ऊपर देखते हैं तो समझ रहे हो तुम लोग, यानी कि बैटल ऑफ सोडोवा में चैलेंज फॉर जर्मनी वाज, अब क्या कि बैटल ऑफ सोडोवा में एक चैलेंज क्या था, ऑस्ट्रिया ही था, वही ना, क्योंकि अब डेनमार्क तो खत्म कर दिया 1864 में ऑस्ट्रिया का हेल्प से। तो ये बैटल हुआ। अब इस बैटल में क्या बोला वो, जर्मनी बोला फ्रांस से, बोला कि सुनो ना, ऑस्ट्रिया को खत्म करना है। फ्रांस को बोला एक काम करो ना, हमसे लड़ो और हम तुमको कुछ टेरिटरी दे देंगे, कुछ लैंड दे देंगे तुमको ही फायदा होगा। ये ऑस्ट्रिया बहुत परेशान करके रखा है सबको, हेल्प करो ना, तुम तो आज़ाद हो गया है, तुम तो पावरफुल है, तुम तो कुछ भी कर सकता है, डिप्लोमेट। तो फ्रांस बोला, देखो समझे ना, तो ऐसा बोला और बोला कि हम आपको क्या बोलेंगे कि हाँ, देखो ऐसा एक्चुअल में हुआ था कि पहला बैटल डेनमार्क के अगेंस्ट जीत गए ऑस्ट्रिया की हेल्प से, सेकंड बैटल तुम्हारा सडोबा हुआ। सडोबा में फ्रांस से ये बोला गया कि देखो तुम शांत रहना, तुम न्यूट्रल रहना, हम ऑस्ट्रेलिया से फाइट करने जा रहे हैं, तुम कुछ मत करना, नहीं तो तुम आएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ आएगा तब तो हम हार जाएंगे, तुम शांति से न्यूट्रल रहो, हम यदि जीते तो हम तुमको लैंड दे देंगे। वो शांत रह गया, समझे ना, क्रश कर दिया उसको, ऑस्ट्रिया को हरा दिया पर्सिया ने। अब यानी कि ऑस्ट्रिया खत्म, डेनमार्क खत्म, अब बचा है टॉप कंटेंडर फ्रांस। अब देखो फ्रांस में सेडान में, अब देखो बैटल ऑफ सेडान 1871 में। तो क्या हुआ इस बैटल में, क्या हुआ कि रुक जाओ मैनिपुलेशन टू ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, इस समय तुम्हारा इसमें था, फ्रांस में था। रुक जाओ। इसका एक्चुअली इटली से रिलेटेड है, समझे ना, इटली यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया तुम्हारा, रुको यहाँ पे, हाँ ऊपर दिखा गया, हाँ रुक जाओ यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया। एनीवे ये दो चीज़ समझ में आया, रुको मैं तीसरा जाऊँगा, तीसरा डिटेल में बताऊँगा, इट्स ओके। फर्स्ट सेकंड समझ में आया, थर्ड का मैं स्ट्रेटेजी ऊपर जाऊँगा, पहले फर्स्ट और सेकंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो स्टेज 1 पहले डेनमार्क के साथ युद्ध किए, उसमें तुम्हारा ये दो है, ये डचीज है, डच में छोटे छोटे चीज़ है, ठीक है, जो कि तुम्हारा पर्सिया के बॉर्डर एरियाज में है, ठीक है, और डेनमार्क के आसपास है, और डेनमार्क का फुल कंट्रोल है। मैं यहाँ पे जर्मन लोग हैं, हाँ जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। तो जो किंग है डेनमार्क का, वो चाहता है कि इस डचीज को अपने किंगडम में शामिल कर ले। मैं ये जर्मन होने नहीं देगा, ये बिस्मार्क होने नहीं देगा चीज़, क्योंकि वहाँ पे जर्मन वाले लोग हैं, ठीक है। सिंस डचीज हैज़ जर्मन पॉपुलेशन, इसलिए अपोजिशन हो गया वहाँ पे। जर्मनी भी बोलेंगे, जर्मन लोग भी बोलेंगे, तुम कौन होता है हमको लेने वाला, हम तो जर्मन बोलने वाले भाषा वाला है, यदि यूनिफाइड होना होगा तो हम जर्मनी के साथ होंगे। तो बिस्मार्क चाहता था कि ये डचीज क्या करे, हमारे साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि ये डचीज हमारे साथ में आएगा तो नेवल बेस पावर बनेगा। देखो ओशन पास में है ना, ओशन पास में है, ओशन जैसे आ जाता है वो बहुत फायदा हो जाता है, समझे। इसलिए पर्सिया टुगेदर विथ, और इसमें ऑस्ट्रिया से हेल्प लिया गया, डेनमार्क को हरा दिया गया 1864 में, और वो डचीज को कैप्चर करके यूनिफाई कर लिया गया जर्मनी में। अभी भी जर्मनी पूरा नहीं है, मगर डचीज को हाथ में ले लिया गया। दूसरा स्टेज देखो, ये क्या है, ऑस्ट्रो पर्शियन वार।
इसी को बोलते हैं, यानी कि पर्शियन मतलब जो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले ना पर्शिया सबसे पावरफुल स्टेट है जर्मनी का 39 स्टेट्स में, जो कि जर्मनी का एक हिस्सा भी है। तो कह सकते हैं कि इसमें ऑस्ट्रिया के साथ फाइट हो रहा है, इसी फाइट को बैटल ऑफ सडोवा भी कहते हैं। आगे देखो, बैटल ऑफ सडोवा 1866 में हुआ। इसमें पर्शिया और ऑस्ट्रिया ये क्या राइवल पावर थे, ठीक है, और एंटर्ड इनटू अलायंस अगेंस्ट डेनमार्क इन, देखते हो 1866 में ये क्या एक अलायंस बना है, ठीक है। वही कि जो डचीज है, अब कोई ऐसे तो मदद नहीं करेगा तुमको, जब तक टेरिटोरी का लोभ नहीं दोगे तब तक तो कोई करेगा नहीं। तो 1866 में समझौता हुआ कि ठीक है 1864 में आपने हमको हेल्प किया था, हम आपको देंगे, जमीन देंगे, किसको, ऑस्ट्रिया को देंगे। मगर देखो क्या हुआ, आफ्टर द डिफीट ऑफ डेनमार्क बिस्मार्क वॉज कीन टू एडवांटेज टू बी टेकन ऑफ द सिचुएशन टू स्ट्रेंथन द पोजीशन। जैसे ही डेनमार्क को हराया और नेवल बेस पावर बनाना था, क्योंकि डचीज आगे हाथ में नेवल बेस तैयार कर रहा है और तैयार कर रहा है। और यहाँ पे देखो बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी का गेम खेला है, और बिस्मार्क बाय द यूज ऑफ डिप्लोमेसी गेव हॉल्स्टीन टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया दिया, थोड़ा एरिया दिया है कि हॉल्स्टीन एक छोटा एरिया है, आप ले लो क्योंकि आपने हेल्प किया था हमको, आप ले लो। बिस्मार्क नीडेड टू गेट रिड ऑफ ऑस्ट्रियन, क्योंकि उस समय अभी देखो ऑस्ट्रियन से वार नहीं कर रहा, अभी देखो कैसे, हाँ जरूरत है, ठीक है, उसको हटाने के लिए तो थोड़ा दे दिया, क्योंकि चाहता नहीं था कि यार हमको दिमाग खराब करे, हमको अपने हिसाब से भी जर्मनी को यूनिफाई करने दो, बाद में बिल्कुल बजाएंगे इसके अगेंस्ट। एक छोटा सा लैंड रहो, शांत रहो, तुमको हरा देंगे फिर लैंड ले लेंगे, ताकत अभी बढ़ाने देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट पर्शिया वॉज पावरफुल इनफ टू टैकल ऑस्ट्रिया, और इतना पावरफुल होगा कि अकेले भी सामना कर सकता है ऑस्ट्रिया के लिए, वो पावर बन रहा है। बट बिस्मार्क वांटेड टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी, मगर बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस शांत रहे, यदि फ्रांस आ गया ऑस्ट्रिया के साथ में तो फिर हमको हरा देगा, क्योंकि फ्रांस भी आगे बढ़ रहा है, वो भी स्टेट आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो टू इंस्टिगेट ऑस्ट्रिया फॉर अटैकिंग पर्शिया बिस्मार्क अराउज अ पॉपुलर, अब ऑस्ट्रिया पे जब विद्रोह करेगा, यानी कि ऑस्ट्रिया पे जब फाइट करेगा, इसके लिए बिस्मार्क ने क्या किया कि पॉपुलर रिवोल्ट ऑस्ट्रिया में छेड़ दिया, यानी कि ऑस्ट्रिया में जाके एक रिवोल्ट, मास रिवोल्ट खड़ा कर दिया गणित से, यानी कि देश के विरोध चला दिया गतिविधि, है ना, चाइना कर देता है ना कभी इंडिया में, या इंडिया भी कहीं कर दिया बलूचिस्तान में, यानी कि बगावत, ऑस्ट्रिया में बगावत करवा दिया, यानी कि अफरा तफरी हो गया, अफरा तफरी में अटैक कर दो, समझ रहे हो ना, अफरा तफरी। देखो वही किया कि ऑस्ट्रिया में क्या किया, ऑस्ट्रिया को अटैक करने से पहले क्या किया कि पॉपुलर रिवोल्ट छेड़ दिया ऑस्ट्रिया में, और बिस्मार्क प्रॉमिस सम टेरिटरी गेन टू फ्रांस एंड मेड हर न्यूट्रल, बोला कि आप नहीं करिएगा, ये मेरा चाल है, आप शांत रहिए, फ्रांस को हम आपको जीतेंगे तो आपको हम लैंड दे देंगे, आप शांत रहिए, ऑस्ट्रिया से हमको लड़ने दीजिए। दिस रिजल्टेड इनटू वार बिटवीन, हो गया, बिल्कुल बजा दिया, वार हो गया पर्शिया और ऑस्ट्रिया में, और इसको बैटल ऑफ सडोवा भी कहते हैं, सडोवा भी, क्योंकि सडोवा जगह का नाम है, 1866 में। इन दिस बैटल माइटी ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर था, कहता था कि हम पूरा यूरोप को खाए हुए हैं, डिफीट हो गया, पर्शिया हरा दिया उसको। क्यों ना हो, पर्शिया बहुत ऊपर चला गया है, जर्मनी ने इंडियन का पार्ट है, उसका नेवल बेस बन चुका है, डचीज अपने हाथ में ले लिया है, फ्रांस जो लग रहा है कि फ्रांस कंटेनर बन सकता है, उसको शांत कर दिया है, देख रहे हो। अब स्टेज थी जो बताए नहीं वहाँ पे, यहाँ पे तुमको देखो आराम से बताएंगे। ये तुम्हारा वही 1870-71 के आसपास हुआ था, इसको सेडान बोलते हैं। देखो, आफ्टर द बैटल ऑफ सडोवा नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स वो यूनिफाइड, जो नॉर्दर्न है, साउदर्न नहीं, नॉर्दर्न यूनियन स्टेट्स क्या किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का बहुत सारा कैप्चर था और डेनमार्क से लड़के ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट्स आ गया, उसको यूनिफाइड कर दिए एक। अभी साउदर्न की तरफ मूव करेंगे, हाँ फ्रांस साउथ में है, देखो टच है ना, देख रहे हो मैम, वहाँ पे फ्रांस का हुकूमत है और उसको खाएंगे हम। देखो क्या कर रहा है कि जब बैटल ऑफ सडोवा हुआ तो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स यूनिफाइड हो गया, पर्शिया उसका लीड करेगा, बट द साउदर्न स्टेट्स वर येट टू यूनिफाइड, वहाँ साउदर्न स्टेट्स यूनिफाइड हुआ ही नहीं है। ऑब्स्टेकल क्या है, फ्रांस है, समझे क्यों, फ्रांस वॉज एंड ऑल्सो अलार्म्ड बाई ग्रोइंग पावर ऑफ पर्शिया, वहाँ फ्रांस को लगने लगा पर्शिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है, हो सकता है आक्रमण कर दे हम पे भी, ठीक है। बिस्मार्क इन सच अ क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस वांटेड अ नेशनल वार विथ फ्रांस, और इस कंडीशन में चाहता था कि एक नेशनल वार हो फ्रांस से, क्योंकि हमको अब सब एक करना है, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, कर रहे हैं, अब हम सक्षम हैं, लड़ सकते हैं इससे। एंड दैट इज अ वार इन विच पीपल ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट ऑफ जर्मनी गॉट अलाइंड टुगेदर अगेंस्ट फ्रांस, और नीचे बगावत खड़ा कर दिया कि देखो
तुम फ्रांस का नहीं है, तुम जर्मनी है, जर्मन भाषा बोल रहा है, एक कंट्री होगा, अच्छा रहेगा, बगावत नीचे खड़ा कर दिया। अब पीपल जब तुम्हारे साथ आ जाए तो बाबू कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई काम नहीं करेगा स्टेट। तो नीचे उसको दे दिया, फिलोसफी सब दे दिया, अवेयरनेस कर दिया कि एक रहेंगे, जर्मनी एक स्टेट बनाएंगे। बिस्मार्क गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हेन स्पेनिश थ्रोन गॉट वैकेंट। अब देखो कब मिला इसको मौका, देखो यही वहाँ नहीं बता पाए क्योंकि वो अलग अलग बहुत सारा उसमें वो नहीं लिखा था। देखो ये कब मौका मिला, बिस्मार्क को कब मौका मिला कि उस साउदर्न स्टेट्स को घेर ले। अंकित समझ में आ रहा है तुमको, साउदर्न स्टेट को कब यूनिफाई कर दे, जब उसने देखा कि स्पेन में जो पावर है वो वैकेंट हो गया, पावर। हाँ स्पेन, देखो समझो गणित समझो। बिस्मार्क गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हेन स्पेनिश थ्रोन गॉट वैकेंट, जो सत्ता पे रहते हैं वो वैकेंट हो गया। पर्सिया सपोर्टेड कैंडिडेचर ऑफ लियोपार्ड और डिक्टेटर रिलेटिव ऑफ पर्शियन किंग, और उस समय पर्सिया ने एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया कि स्पेन का ये होना चाहिए, यानी कि तुम स्पेन की तरफ अपना हाथ जमा रहे हो। और देखो बाबू, यानी कि फ्रांस को लांघते हुए स्पेन आ रहा है, फ्रांस को कुन्नस खाएगा, स्पेन तो हमारा डोमेन है, हमारा टच है, खाए ऊपर तो तुम नीचे आ गया, समझ रहा है। तो अपना कैंडिडेट बोला कि ये होना चाहिए, है वही का अपना कैंडिडेट बोल रहा है। अब देखो क्या हुआ, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू नेपोलियन III ऑफ फ्रांस। और नेपोलियन III जो किंग था वहाँ पे गवारा नहीं हुआ इसको, बोला कि ये कौन है, बीच में फ्रांस है, ऊपर से उठ के चल जाता है जर्मनी बोलने के लिए, स्पेन का वो काहे इंटरनल मैटर में वो काम कर रहा है, वो व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये गवारा नहीं हुआ उस समय का जो किंग था। Who sent an ambassador to king of Persian, और बोला भेजा, किंग भेजा, यानी कि जो तुम्हारा ये नेपोलियन III था वो भेजा, एक एम्बेसडर भेजा कि जाओ भाई देखो उसको कहाँ सटिया गया उसका दिमाग, देखो जाकर पूछो उसको, ठीक है। टू द किंग ऑफ पर्सिया डिमांडिंग एन एश्योरेंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ किंग शुड नॉट बी सपोर्टेड बाई पर्सिया, और जो आप कैंडिडेट दिए हो सपोर्ट मत करो उसको। ये मैसेज जाके देखो। Bismarck manipulated one of telegraph of king in such a way that France felt that ambassador has been insulted, whereas Persian felt that there has been a disgraced। और बिस्मार्क ने इसको ऐसे मैनिपुलेट किया, टेलीग्राफ जो कि किंग का जो संवाद का जो तरीका है, ऐसे मैनिपुलेट किया कि फ्रांस फेल्ट दैट एम्बेसडर हैड बीन इंसल्टेड, कि एम्बेसडर को इंसल्ट किया गया। एम्बेसडर इंसल्ट मतलब किंग का इंसल्ट हो गया, इधर हो जाएगा, दूत तो आ रहा है, दूत इंसल्ट हुआ, यानी कि किंग इंसल्ट हुआ, समझे। इन दिस वे यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड, यानी कि इस तरीके से विद्रोह हो गया उसके अगेंस्ट, फ्रांस को क्रश कर दिया गया उस समय। अब पावर ऑफ फ्रांस वाज सेटर्ड, फ्रांस का जो पावर है क्रश कर दिया गया, और जर्मनी पावरफुल बन के एक जर्मन स्टेट बन के निकल गया। हाँ हो गया, बात खत्म, समझ गए। तो ऊपर में जाऊंगा, देखो ऊपर फिर से माइंड मैप विजिट करो, देखो ऊपर वाला, देखो यहाँ पे क्या है कि देखो जर्मनी एक माइंड में देखो, जर्मनी ऊपर है, फ्रांस नीचे है और स्पेन नीचे है ना। तो जर्मनी से डायरेक्ट फ्रांस स्पेन की तरफ जा रहा है, तो ये तो बात पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा देखो फ्रांस सैंडविच है, बीच में है ना, ये पसंद नहीं आया उसको। तो बाद में मगर तो ये बहुत आगे बढ़ चुका था, ये लोग कौन, जर्मनी लोग पावरफुल हो गया, जब बैटल हुआ सडन का बैटल हुआ, हरा दिया उसको, समझे बात को। तो यानी कि देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज था ये, कैसे हुआ। तो देखो स्टेज 2 हो गया, स्टेज। अब देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट यही हुआ कि बिस्मार्क बहुत पावरफुल लीडर बनकर उभर गया, क्योंकि उसने इतना दिक्कत जो क्राइसिस था उसको एक कर दिया, कितना समय लेके 2 साल 3 साल में स्ट्रेटेजी बना के लड़ रहा है। तो बहुत पावरफुल लीडर बन गया, जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया, यूरोप का मैप बदल दिया इसने, फ्रांस का पावर को ख़त्म कर दिया इसने, ब्रिटेन पावर फॉलोड बाय जर्मनी, यानी कि ब्रिटेन के पास जो सबसे पावरफुल यूरोप में कोई रहेगा वो जर्मनी होगा, यानी कि समझ रहे हो आप, जर्मनी से इसका कंपटीशन होगा, सॉरी ब्रिटेन से इसका कंपटीशन होगा जर्मनी का। तो वही लिखा गया है कि जर्मनी यूनिफाइड हो गया, फ्रांस पूरी तरीके से क्रश्ड हो गया, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास जर्मनी आ गया, इंपेरियल फोर्स। अभी जर्मनी भी चाहेगा कि वर्ल्ड में साम्राज्य जमाए हम अपना, ये भी मैट रेस में दौड़ जाएगा अपना कॉलोनीज बनाने के लिए।
फ्रांस तो नीचे चला गया। पॉलिटिकल मैप यूरोप का चेंज हो चुका है। अब ये जाके हेल्प करेगा। देखो बाबू, स्पेन को टच किया है, फ्रांस को तो क्रश कर दिया, तो इटली आएगा, इटली आएगा, इटली में अब यूनिफिकेशन होगा। यानी कि इटली को प्रेरणा दिया कि जब जर्मनी हो सकता है तो इटली का नहीं हो सकता, समझे ना। और नेशनलिज्म का ये बिल्कुल बजा दिया कि देखो नेशनलिज्म कुछ भी करवा सकता है, एक कंट्री भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, जर्मनी से इंस्पायर होकर इटली आगे निकलेगा। तो देखो यही है कि राइज ऑफ जर्मनी क्या है। अब देखो जब जर्मनी का वही इम्पीरियलिस्ट फोर्स बन गया, ये भी आप दुनिया को कब्जा करने के लिए निकल जाएगा, समझे ना। यही नियम ही है। जैसे देखो जी जिनपिंग शांत था, अब कितना आगे निकल चुका है। यही है, जब आप बहुत रहोगे, पावर में रहोगे, सत्ता में रहोगे, मैनिपुलेट कर देते हो। ठीक है, खत्म कर दिए ना हम। बताओ और तुमको क्या चाहिए यार।